देश में एक बार फिर से एनआरसी की सूची आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं हैं। मौजूदा सूची की बात करें तो लगभग 19 लाख लोगों को बाहर माना गया है। हालांकि इससे पहले 3.39 करोड़ में से 2.89 करोड़ लोगों को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया। वहीं 40 लाख लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं थे। तब केंद्र सरकार ने अंतिम सूची का हवाला दिया था। पिछले साल 31 दिसंबर को एनआरसी की पहली लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन दूसरी सूची आने के बाद कांग्रेस समेत कई दल इसके विरोध में दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी, उनको यदि ये बताना पड़े कि वो देश के नागरिक है तो ये सही नहीं है। जो स्टैंड होगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हम सबका होगा। बड़ा सेंसिटिव मामला है। जो एग्जाम्पल आ रहे हैं टीवी के अंदर और मीडिया के अंदर कि जिनके बाप दादाओं ने शहादत दे दी, यहाँ पर उनके बेटे पोते जो हैं वो भी समय में नहीं आ रहे हैं। उनको सिद्ध करना पड़ता है कि हमें मतलब हम देश के नागरिक हैं। तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात हुई। क्या बीतती होगी उन लोगों को जो इस प्रकार की शिकायत आ रही है। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसको कोई ट्रस्टीज या प्रतिशत सवाल नहीं बनाना चाहिए या राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। बताने के देशवासियों को हमारी दिशा क्या है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस सूची में कई वरिष्ठ जनों के नाम शामिल नहीं है। जो नाम छूट गए उनमें भाजपा और एआईयूडीएफ के एक विधायक शामिल है। ये भी दावा किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के भाई इकरामुद्दीन अली के परिवार के लोगों के नाम भी इसमें नहीं है। विपक्ष इन्हीं वजहों से एनआरसी पर सवाल उठा रहा है, जिसके बाद असम में नागरिकता के सवाल पर उलझन और बढ़ गई है। शायद ही कोई इस सूची से संतुष्ट हुआ हो। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने जो इस मामले में एक पार्टी रहा है, इस पर गहरी निराशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। राज्य में विपक्ष नहीं, खुद सत्ता पक्ष के लोगों को भी इसमें अपनाई गई प्रक्रिया पर गहरी आपत्ति है। असम के मंत्री हिम्मत बिस्व शर्मा ने कहा कि बीजेपी राज्य में कुछ हिस्सों में सूची के पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, जबकि अन्य दलों का कहना है कि राज्य में पुश्तैनी तौर में रह रहे कई मुसलमानों को सूची से बाहर रखा गया है। साथ ही दावा किया गया है कि कुछ गरीब लोग सिर्फ इसलिए सूची से बाहर कर दिए गए हैं क्योंकि उनके पास वाजिब कागजात नहीं है। सीपीआई ने तो इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग रख दी है। यही नहीं, बिहार और बंगाल में जेडीयू और टीएमसी ने भी इस पर सवाल उठाया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि बंगालियों को इरादतन इस सूची से बाहर रखा जा रहा है। Parliament had made the statement that there are 50 lakh illegal migrants. Now that this myth of illegal migrant has been busted, and that is why you see BJP is now complaining about NRC. The most important point is that these 19 lakh people, from my knowledge, I have spoken to many people in Assam. They tell me that their father's name is included, but the children's name is not included. So I hope that the Foreigners Tribunal will act in a more judicious way, because if the parent's name is there. एनआरसी का मुद्दा पिछले वर्ष उठा था, तब भाजपा ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर के साथ उठाया था। ऐसे में एक बार फिर से एनआरसी सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश के एक ऐसे खास मुद्दे की जो आपसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन चर्चा करना लाजमी है। हम बात करेंगे असम के एनआरसी मुद्दे की। आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्या वास्तव में जिस आधार पे ये रजिस्टर खोला गया था उसके अनुसार ये सर्वे हो पाया? 65,000 कर्मचारी, करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च, 4.5 साल की मेहनत, हुआ क्या? ना बीजेपी खुश है, ना विरोधी दल खुश हैं। बीजेपी का कहना है कि करीब 38 से 40 लाख लोग बाहर किए जाने चाहिए थे, लेकिन ये महज 19 लाख लोग बाहर किए गए हैं, यानी कि आधे। क्योंकि 2018 का जब सर्वे था, एक वर्बली रूप से आया था, तब उसमें था करीब 38 लाख लोग, अभी क्या 19 लाख लोग। उधर विपक्षी दल हैं, वो कह रहे हैं कि टारगेट करके लोगों को बाहर किया जा रहा है। कोई शहीद परिवार के लोग हैं, उनके नाम रजिस्टर में नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति, उनके परिवार के लोग नहीं है। कोई डिफेंस से जुड़े लोग हैं, उनके नहीं है। खैर, कहीं कोई खामी रही है
तो वजह क्या हो सकती है? क्या वास्तव में इतना पैसा बर्बाद करने के बाद, बर्बाद तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या कोई ये रजिस्टर जो जिस तरह से बांग्लादेशियों की घुसपैठ को लेकर के ये माना जा रहा था कि वो एक आइडेंटिफाई होंगे, उन्हें बाहर किया जाएगा, लेकिन क्या हम उस मकसद में कामयाब हो पा रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। कहा यह गया था कि पूरे देश भर में इस घुसपैठ को रोका जाएगा। तो चले इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीपीएम नेता भंवर सिंह जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर जी चंदेल हमारे साथ में है, अशोक सिंह शेखावत साहब भाजपा नेता हमारे साथ में है। सभी का स्वागत है। मैं धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, एनआरसी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एनआरसी एक लंबे समय से चली आ रही एक ऐसी मांग थी जो जायज भी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी पर काम हो रहा है। मैं मानता हूं कि इस देश में शक, हूण, कुषाण, मंगोल, अफगानी बहुत से लोग आए और इस सरजमीन के साथ वो आत्मसात कर गए, इस मिट्टी में मिल गए। आज उनको अलग करना बहुत ही टेढ़ी बात है, अपन अलग नहीं कर सकते हैं। लंबे समय तक इस मुल्क पर विदेशी आक्रांताओं का कब्जा रहा, लेकिन सब लोग इस सरजमीन में मिल गए, इसकी मिट्टी मिट्टी में, इसके रेसे रेसे में, इसके कणकण में उन्होंने अपने आप को समायोजित कर लिया। अब सवाल है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर आज उसका कितना महत्व है और उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि असम एक ऐसा राज्य है जिस पर या जिसमें लंबे समय से बांग्लादेश के गठन होने के बाद से ही वहां पर लोग आते रहे, बसते रहे, वोट देते रहे। तो क्या विदेशी लोगों का इस मुल्क को शरणार्थी के रूप में स्वीकार करना वर्तमान संदर्भ में कितना जायज है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार वहां एनआरसी का जो अंतिम डाटा आया है, अंतिम लिस्ट आई है, उसमें तकरीबन 19 लाख लोगों को बाहर किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो ध्येय है वो ध्येय बड़ा पवित्र है कि इस देश पर वही लोग रहने चाहिए जो इस देश में रच बस गए हैं, इस देश में लंबे समय से रह रहे हैं और जो भारत का संविधान जिनको रहने की अनुमति प्रदान करता है। लेकिन जो लोग बाद में आए और आने के बाद जिस प्रकार की अराजक गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और शामिल हैं, क्या उनको इस देश में रहने का अधिकार है? ये मौजूद सवाल हैं। अब चिंता यहां आती है कि मां का नाम है लेकिन बेटों का नाम नहीं है। देश के बड़े चर्चित राष्ट्रपति रहे हैं, उनका नाम है, उनके बच्चों का नाम नहीं है, उनके भाई और उनके परिवार के लोगों का नाम नहीं है। जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उनके परिवार का नाम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार डाटा कलेक्शन हुआ है, डाटा को एकत्रीकरण किया गया है, तो उसमें अनेक प्रकार की खामियां हैं। तो उन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार ये लिस्ट, अंतिम लिस्ट निकली है, 19 लाख लोगों को जिस प्रकार बाहर किया गया है, उसके बाद असम में बड़ा ही भयावह माहौल है जी, एक डराने वाला माहौल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि लिस्ट के जारी होने से लेकर 120 दिन में वो लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में जाकर अपने तथ्य रख सकते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमने कब कब वोट दिया है, हमने यहां कितनी शिक्षा प्राप्त की है, हमारा जाति प्रमाण पत्र क्या है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, हमारा शादी कब हुआ और हमने कब कब इस देश के विभिन्न जो पासपोर्ट कार्यालय हैं या और भी कोई दस्तावेज है जो इस देश की सरजमी से हमें जोड़ते हैं, वो तथ्य विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने पेश करने चाहिए। मुझे लगता है कि जो एक क्लर्क के स्तर पर, जो प्रशासनिक मशीनरी के स्तर पर जिस प्रकार की खामियां दृष्टिगोचर हो रही है, इतना सारा पैसा लगने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद भी जो खामियां हमें दिखाई पड़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमें चिंतित करती हैं, चिंता में डालती हैं। बिल्कुल, क्योंकि दो बातें हैं यहां निकल करके आ रही हैं। क्योंकि केंद्र सरकार का यह भी कहना था 2018 में कि ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकेगा। कई मर्तबा इस बात को कहा गया कि घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे और इसको कोई शरण भी नहीं देगा, इसको कोई पनाह भी नहीं देगा कि हाँ कोई घुसपैठी है जो हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है, उनको कौन रहने की इजाजत देगा। लेकिन
इसका कई बार राजनीतिकरण किया गया। ये कहा गया कि बांग्लादेशी पूरे देश भर में है और ये केवल असम तक सीमित नहीं रखेंगे, असम के बाद भी इसको लागू करेंगे। जड़ यह है कि कुछ विपक्षी दलों को यह लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो धर्मवीर जी मेरे ख्याल में कई बार इस बात को लेकर के जो समीक्षा को लिख भी चुके हैं। कश्मीर के बाद अगर बड़ी आबादी के रूप में मुस्लिमों को देखा जाए तो असम है। 33 जिलों में यही वजह रही राजनीति करने की। विपक्षी दलों का यह कहना है कि सरकार टारगेट कर रही है। मैं आऊंगा आपके पास में, एक बार भंवर सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। भंवर सिंह जी, एनआरसी का फाइनल आंकड़ा ये असम के लिए है, आया है सामने, लेकिन सीपीएम हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल हो, सबने इस पर ऑब्जेक्शन जताया है। ऑब्जेक्शन आंकड़ों को लेकर के बीजेपी ने भी जताया है। वहां की स्थानीय जो बॉडी है बीजेपी की, उन्होंने, वहां के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने, मुख्यमंत्री तक ने भी इसमें, लेकिन राज्य सरकार का रोल नहीं है, क्योंकि ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट की निर्देश के बाद निगरानी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट्स काम कर रही हैं इसमें। तो ऑब्जेक्शन है वो किस तरह का ऑब्जेक्शन है? संख्या को लेकर ऑब्जेक्शन है या फिर इसके पूरे कार्यकलाप जिस तरह से किया गया उस पर ऑब्जेक्शन है क्या सीपीएम का? नहीं, हमारा ये कहना है इसके अंदर कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोग हैं तो वो तो वैसे भी सजा के हकदार हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेके जो माहौल बनाया ना, तो वो तो स्थिति उनकी भी एक बहुत बड़ी खराब हुई है भारतीय जनता पार्टी की, कि उन्होंने तो ये घोषणा की थी 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मुस्लिम अवैध रूप से आकर के बांग्लादेश में रह रहे हैं और वो देश को शरणार्थियों के रूप में तब्दील कर रहे हैं। तो वो सारी स्थिति हुई। लेकिन अभी आपने देखा कि फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के राष्ट्रपति रहे, उनका पूरा भाइयों का परिवार इसमें नहीं आ पाए। एक हिंदुओं का गांव है जिसकी 80% आबादी उसके अंदर शामिल नहीं हो पाई है, जो बरसों से रहती है, तो हिंदू तो कहीं से आए नहीं। आपने देखा कि अभी बीच में 80 गांव भी बांग्लादेश को प्रधानमंत्री ने दिए थे और 20 गांव वहां के अपने भारत में मिला है उन्होंने। ये 1971 की जो डेडलाइन है, अगर उसका पूरी तरह से पालन किया जाए तो उसमें कोई तकलीफ नहीं हमारी पार्टी को। लेकिन जो धार्मिक रूप से आप एक बदले की तरह से काम करना चाहते हो, संतुष्ट वहां के मुख्यमंत्री भी नहीं है अभी फिलहाल में, उनके मुख्यमंत्री के बयान भी है और वो खुद भी बोल रहे हैं, वो भी इससे संतुष्ट नहीं है और वो ये कह रहे हैं नहीं, सब शांति बना के रखे, कोई ऐसा नहीं है हम किसी को निकालेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो लाखों लोग, ये 19 लाख लोग भी हैं, तो इनका क्या करना चाहते हैं? वो बरसों से इस देश की सरजमीन में रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं। आज आपको पता अमेरिका में भारतीय लोग रहते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अगर उनका बच्चा वहां पैदा होता है तो उसको भी वहां की नागरिकता मिलती है। तो जो लोग बच्चे यहां भारत में पैदा हो गए, अगर वो पहले से यहां रह रहे हैं तो जो बच्चे पैदा हुए कहां जाएंगे साहब? क्योंकि वो तो पहले ही यही है, वो तो बांग्लादेश में भी पैदा नहीं है। 71 की जो डेडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। कोई भी धार्मिक रूप से या जातीय रूप से या देश को तोड़ने के तरीके से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हमारे, आपको पता है कि 1 लाख तो आपको पता गोरखा लोग हैं इसके अंदर, असम में रह रहे हैं 1 लाख गोरखा, इसमें मुस्लिम है, इसमें अन्य लोग भी हैं, हिंदू भी है। ये जो पड़ोसी राज्य जो हमारे हैं, नेपाल जो देश है, पड़ोसी नेपाल जो देश है, और पड़ोसी जो दूसरा म्यांमार है, बांग्लादेश है, बर्मा है, बर्मा के लोग भी रह रहे हैं। तो भारत, ये भारत के हिस्से ही थे सब। आपको पता है 71 के पहले बांग्लादेश जो है वो, उसमें हमारी पूरी पकड़ थी, इंदिरा गांधी ने इसको अलग करवाया, हमारी मुक्ति वाहिनी जाकर के उसने काम किया। तो उस समय यह तय हुआ था कि यहाँ जितने लोग आ गए, हिंदू आ गए और आगे जो वहां थे वो यहाँ पे आ गए, तो उनको 31 मार्च की एक डेडलाइन उसमें तय की है 1971 की। उसके आधार पर उन लोगों को लेना चाहिए। हमारा ये कहना, ये धार्मिक आधार पर किसी की प्रताड़ना करना या एक माहौल बनाना देश में वोटों के लिए पोलराइजेशन करना, यह बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध हमेशा करते हैं, क्योंकि आप एक टारगेट बना के जो काम कर रहे हैं देश में, केवल इस तरह से मुस्लिमों को टारगेट बनाना, यह बिल्कुल गलत तरीका है। क्या आप देश में जो 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम आज हैं, क्या आप उन सबको निकाल देंगे देश से इस तरह से करके? तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अशोक जी आपके पास में आना चाहूंगा। प्रतिपक्ष का यह आरोप है कि देखो, बीजेपी तो संतुष्ट यूं नहीं है कि केवल 19 लाख लोगों को शामिल किया गया है इसमें, जो आइडेंटिफाई किया गया है वो, जबकि पहले दावा रहा है कि संख्या, बड़ी संख्या में ज्यादा लोग हैं। और जब सरकार असम में बीजेपी की नहीं बनी थी, उससे पहले कहा भी यही जा रहा था कि जानबूझ करके इन्हें बाहर नहीं किया जा रहा, देश के लिए खतरा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते इन्हें यहां पे बनाए रखा गया है। चलिए, सरकार भी बदल गई, अब वहां पे आपकी सरकार है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री, उनका भी ऑब्जेक्शन है कि ये संतुष्ट नहीं है हम इससे, जो सर्वे हुआ है इससे। हालांकि फाइनल आंकड़ा सामने आ चुका है,
लेकिन फिर भी लोगों के पास में सिर्फ रास्ता अब यह है कि आप विदेशी ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं कि हमारी नागरिकता हमारे परिवार के लोग, आपको साबित करना है। और अभी प्रतिपक्ष को आपने सुना कि आप पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वोट की राजनीति को ध्यान में रख करके और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात आती है 1971 की जो बात आती है, उसके हिसाब से आप देखो, मार्च के बाद में यदि कोई यहाँ हिंदुस्तान के अंदर चाहे आसाम हो या कोई दूसरा स्टेट हो, उसमें आकर के बांग्लादेशी आता है या कोई दूसरे देश का, तो बांग्लादेश के लिए स्पेशल रूप से। और उसके बाद में 79 में देखिए आप किस प्रकार से स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ, वो 6 साल चलता है। और 1985 में आकर के राजीव गांधी उसमें समझौता करते हैं और उसमें असम गण परिषद भी होती है। तो वो कहते हैं कि एनआरसी एक रजिस्ट्री बनाएंगे, प्रक्रिया पूरी होगी। और एनआरसी में 1986 से लेकर के 2005 में 15 में, उससे पहले एक बार भी संशोधन भी हुए, आपके 4 बार उसमें संशोधन भी हुए और यह प्रक्रिया चली। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में से सारा सब कुछ काम निगरानी में हो रहा काम, और उस निगरानी से सब कुछ हो रहा है। तो उसके बाद में भी विपक्ष ये कह रहा है कि साहब एक मुसलमानों को निकाल देंगे, आप ये कर देंगे, लेकिन आप खुद चला करके एक टारगेट कर रहे हो, एक कम्युनिटी को आप लेके आ रहे हो, धर्म के आधार पर आप बताए जा रहे हो। लेकिन एक गाइडलाइन देती 1971 की, आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, आप आर्टिकल 11 क्या कहता है, साफ रूप से कह रहा है कि आर्टिकल 11 के अंदर की जो संसद है, जो इसमें कानून बना सकती है, जो संसद ही बनाएगी, उस संसद की प्रक्रिया के दिन सिटीजनशिप एक्ट कब लेके आया, 1955 में आया। और 1948 के अंदर ही जो फॉरेन जो एक्ट था, जो सिटीजनशिप से था, वो आया। और ट्रिब्यूनल का जो एक्ट था 1954 में, वो भी 1954, उसके तहत ही सारा सब कुछ काम कर रहे हैं। और एनआरसी हुई है, 120 दिन की उसके अंदर आपको अपील करने का एक मौका दिया गया, जो पहले 60 दिन का था। तो जो लोग रह चुके हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स उस समय नहीं फाइल किए थे, कई लोग हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी प्रॉपर रूप से फाइल नहीं किए, कुछ लोग उसमें राजनीति भी करना चाहते थे, हम डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करेंगे, जब ये चीज आएगी उसके सामने हम ये करेंगे, तो हर चीजें होती थी। तो आप ये मत कहिए कि वो विदेशी हो गए। विदेशी घोषित करने का अधिकार एफटी को है, फॉरेन ट्रिब्यूनल को है। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल उसमें घोषित करेगा। यदि कोई भी मान लो एसआई है जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास कानूनी प्रक्रिया नहीं है, उनके लिए भी लीगल एड की सुविधा की गई है और उनको लीगल एड दिया जाएगा और उनके जितने भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर है। अशोक जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं, जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, अभी धर्मवीर जी भी जो बता रहे हैं, देखिए हम जो बात कर रहे हैं, धर्मवीर जी जो बात कर रहे हैं, अध्ययन के आधार पे, जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ने के आधार पे, चलिए बहुत सारे लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पे बड़ी संख्या में लोग हैं जो बांग्लादेश वाली भाषा, म्यांमार वाली भाषा, रोहिंग्या मुसलमानों की भी एक बड़ी समस्या वहां पे रही है। ये प्रॉब्लम्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे अभी भंवर सिंह जी ने भी कहा कि एक सेना के ऑफिसर वहां पे जो रहते थे, उनके परिवार का नाम गायब। फिर फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो देश के राष्ट्रपति रहे, उनके परिवार के लोगों के नाम नहीं है। ये मैं वो बात बता रहा हूं कि कहीं ना, क्योंकि फाइनल रजिस्टर हो गया और इतने लंबे समय तक अगर कोई कार्रवाई चली है, इतना पैसा खर्च हुआ है उसमें, फिर भी इतनी भारी खामियां। देखो, खामियां बहुत से हिंदुओं की भी नहीं है। हाँ, ये केवल मुसलमानों का इश्यू नहीं है, मुसलमान का ही नहीं, हिंदुओं के भी नहीं है, कईयों के। राजनीति एक अलग चीज है, जिसमें मान लो कि फोरम का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, यदि उनका कैंसिल किया तो किसी न किसी कारण से किया हुआ है। यदि कारण से, एक तो बात आती है कि साहब हमने उनको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उसके बाद में इस कारण से खारिज किया है, तो दिखा जाता साहब, कहा कि साहब हमारा भी नहीं है, लेकिन क्या आपने प्रॉपर रूप से डॉक्यूमेंट सबमिट किए? भाई 3,29,00,000 लोगों ने सबमिट किए, 19 बच्चे हैं, 40 लाख पहले बताए थे, अब 1900। आप ये देखिए, एक बात ये चीज है कि कुछ डॉक्यूमेंट की कमियां होगी, उसके कारण से वो रिजेक्ट किया, लेकिन उसका एक अपीलेट कोर्ट भी है। अब फॉरेन कोर्ट में आप अपील कीजिए, उसके अंदर वो घोषित करेंगे। उससे पहले कहते सर संख्या के बारे में, संख्या के बारे में आप देखिए 2004 के अंदर जायसवाल जी ने क्या था, जो कांग्रेस के उस समय गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 1,20,00,000 है, जिसमें 50 लाख आसाम के अंदर है। तो वो भारतवर्ष में किस किस कोने में कहां जाकर के लोग रह रहे हैं। तो आप एक रजिस्टर्ड हो जाएगा तो देश की एकता है, सिक्योरिटी है, अखंडता है, अस्मिता है, इन चीजों को हम बचाने के लिए क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है इसमें कोई ऐसा पॉलिटिशियन की कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को लगता है कि हमने उनके वोटर आईडी बना दिए, राशन कार्ड बना दिए, क्या इससे उसकी नागरिकता मिल जाएगी? इससे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है सिटीजनशिप उसको मिलेगी जिसके माँ बाप उनका जन्म हुआ हो या उनके दादा दादी का जन्म हुआ हो। ये एक इसके लिए नहीं है। यदि भारत का नागरिक जाके विदेश में भी चल जाए कोई, जी आप सही फरमा रहे हैं अशोक जी, अशोक सिंह साहब, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, सर एक बात कहना चाहूंगा, कई लोग हैं ऐसे जिनके दादा दादी के नाम है,
उनके नाम नहीं है, माँ बाप के नाम है, उनके नाम नहीं है, माँ का नाम है, बाप का नाम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं, क्योंकि देखिए इतना समय खर्च हुआ है, इतना पैसा लगाया गया है इसमें। मैं बीजेपी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, बीजेपी तो खुद इसके अंदर परेशान है कि लोग ज्यादा होने चाहिए थे, इतने कम क्यों। खुदा पहाड़ निकले चुहिया। तो ये स्थिति जो अव्यवस्था रही है, कहीं ना कहीं जो खामियां नजर आती हैं, ये दो चीजें पैदा करती हैं कि आपने कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर लेकुना रखा है, आपने गंभीरता से सर्वे को नहीं किया। जो भी लोग लगे हुए थे, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके निर्देश के बाद भी अगर ये स्थितियां हैं, तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि जब दादा दादियां पैदा हुए हैं तो उनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए होंगे, उनसे मांगा जा रहा है। देखो कोई खामियां नहीं है, जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, परिवार बड़ा हो गया, एक असम के किसी दूसरे कोने में जाकर रहने लग गया हो, बाई चांस कोई किसी गांव की कोई तकलीफ हो सकती है, बड़ा आप देखें 3 करोड़ 29 लाख कोई संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें से 2 करोड़ 90 लाख का तो पहले ही 2018 में आ चुका था, और उसके बाकी जो शेष बच गए थे उसकी अब जारी की गई। तो एक एक प्रक्रिया करी है, उसमें छोटी मोटी कोई खामियां रह सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारी खामियां पूरा ही खराब हो गया हो। अब भारतवर्ष के अंदर आप देख ले, बांग्लादेश के कहां लोग रह रहे हैं इसके जाकर के आकर के। अब उसकी तुलना आप ये कह दो कि साहब आप हिंदुओं के लिए कह दो कि साहब हिंदू यहाँ पर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई बांग्लादेश से आ रहे हैं, उनको क्यों करें? क्योंकि वो वहां पर अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या पाकिस्तान में 16% थी, आज वो 1% के लगभग हो गए। क्या उन लोगों को आप क्यों नहीं लेना ही चाहिए? क्योंकि अपना संविधान खुद कह रहा है कि उनको तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके मानवता के हिसाब से लेना पड़ेगा। लेकिन जो घुसपैठ के रूप में आए हैं, जो खुद कह रहे हैं साहब हम शरणार्थी के रूप में बढ़ेंगे, तो उनको लेना पड़ेगा आपको। चलिए मैं आऊंगा, नहीं है, वापस आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ आरको साहब भी जुड़े हुए हैं जो मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम करते हैं। आरको साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसको लेके क्या कहा जाए? मेरे ख्याल से साहब इस रिपोर्ट में तो बहुत कमियां हैं, जैसा अभी आप भी बता रहे थे कि इस तरह की बड़ी बड़ी कमियां हैं कि जो सुनने से ऐसा लगता है कि ये कमियां सिर्फ इसलिए उनके नाम उस लिस्ट में डाले गए हैं कि वो हिंदू नहीं है। तो एक बीजेपी की सोची समझी एक रणनीति है। पहली चीज तो मैं इस जगह यह कहना चाहूंगा कि ये इसकी कहीं जरूरत ही नहीं थी, और अगर जरूरत ये महसूस भी कर रहे थे तो उससे बड़ी जरूरत बहुत है यहाँ। नहीं, आज सर बीजेपी का इश्यू नहीं था। देखिए बीजेपी के ऑब्जेक्शन पे ये सर्वे भी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। जब आंदोलन वहां चल रहा था, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त ये मामला बाकायदे एक एग्रीमेंट के जरिए आया। फिर धीरे धीरे इसमें समस्याएं चलती रही, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, मनमोहन सिंह जी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बाकायदे की निगरानी याचिका दायर हुई, उसके निर्देश पर यह काम सारा शुरू हुआ है। तो बीजेपी का इश्यू नहीं है इसमें, क्योंकि बीजेपी अभी केंद्र में है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में इसे करना पड़ रहा है। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का करने वाली जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो ये माना जा सकता है इस समय तो अगर सरकार किसी और की होती तो उसको भी यही करना पड़ता। लेकिन हाँ, खामियां जो हैं उसको लेकर के साहब, खामियां जो हैं, वहां की जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है, उसकी मौजूदगी में जो खामियां रही गई है उसका जवाब तो उन्हीं को लेना है ना। उसका जवाब राजस्थान का बैठा हुआ आदमी थोड़ी पूछेगा तुमने क्या किया। तो मेरा ये इस मामले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इस मामले में मेरा कहना यह है कि इसमें वहां की जो सरकार है उस सरकार की अनदेखी का नतीजा है कि आज वहां जो कुछ हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसकी वजह यही है कि बहुत मतलब ये कि एक इतनी बड़ी तादाद में और सिर्फ उसमें ज्यादातर मुसलमान, यूं कहें तो बल्कि 80-90% मुसलमान, सिर्फ मुसलमान होना जुर्म है क्या इस मुल्क में रहने के लिए? तो ये सारी चीजें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आरको साहब, रिपोर्ट आ रही है आरको साहब, इसमें मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया सर। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कश्मीर के बाद बड़ी आबादी अगर कहीं पे है परसेंटेज के हिसाब से तो असम में है, बंगाल में है, नहीं असम में, मतलब पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो सेकंड नंबर पे आता है। सभी मुसलमानों को बाहर नहीं किया जा रहा, मुसलमान वहां के भी हैं, मुसलमान पॉलिटिक्स में भी हैं, मुसलमान ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। तो ये मत कहिए कि केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। वहां मोटा जो है उसमें यही कांग्रेस के वक्त से ही कहा जा रहा है, असम गण परिषद के जब ऑब्जेक्शन था तब से ही
ये कहा जा रहा था कि घुसपैठिए जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये जो टारगेट किया जा रहा है सर, ये विदेशियों को लेकर के, ये सिटीजनशिप का मामला है। यहां मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिख या किसी क्रिश्चियन का इश्यू नहीं है, ये घुसपैठियों का इश्यू है। हम उसी को लेकर के चर्चा करना चाह रहे हैं कि उनके लिए अब हो क्या। जैसे अभी कहा कि बहुत सारे लोग कई परिस्थितियों में बहुत सारी तरीके से रह रहे हैं, या तो वास्तव में कोई गाइडलाइन बननी चाहिए। तो मैं लौटूंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एनआरसी से जुड़े मुद्दे की। मैं आरको साहब आपके पास में आ रहा था। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि घुसपैठिए किसी मुल्क के हो सकते हैं, और वहां पे नेपाल के लोग भी हैं, म्यांमार के लोग भी हैं, बर्मा के भी हैं, और बांग्लादेशी भी काफी संख्या में है। वहां इस घुसपैठ किसी भी जगह पे हो, देश के किसी भी कोने में हो, अगर घुसपैठिए हैं, बाहर के शरणार्थी हैं। देखिए आज दुनिया की स्थिति बड़ी अलग है। विकसित राष्ट्र भी अपने यहाँ किसी शरणार्थियों के लिए वो नहीं है। वो एक चैरिटी का इश्यू एक अलग हो सकता है कि टेम्परेरी आपने किसी को कैंप पे अलॉट किया और उसमें लोग रह करके जैसे नॉर्मल पोजीशन है, चले वो एक मानवता है जिसकी जगह भी है, एक मानवीय दृष्टिकोण। हाँ, मानवीय दृष्टिकोण है, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन एक घुसपैठ को आप किस तरह से देखते हैं? अगर वास्तव में लंबे समय से बाहर के लोग आकर के रह रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि जो आपराधिक घटनाओं में भी कई बार लिप्त मिले, वो देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं, उनको लेकर के ये सर्वे था। और असम गण परिषद ने, जब केंद्र सरकार, जब राजीव गांधी जी उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, जो एक समझौता हुआ और उसके बाद ही सारी चीजें चली, और मनमोहन सिंह जी के वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो इश्यू मुसलमानों का नहीं है, ये केवल एक घुसपैठियों का, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नहीं, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो भी लोग पनाह लिए हुए हैं, अगर वो ऐसा कोई गलत काम में पकड़े गए हैं तो ये तो पूरे मुल्क में है, पूरे मुल्क में इन्होंने अब शुरू करने का फैसला ले लिया है और पूरे मुल्क में होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसाफ से ये काम नहीं हो रहा। जिस तरह पहलू खां के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उसकी क्या वजह थी? वहां भी इंसाफ नहीं हुआ। सब देख रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन सब बरी हो गए। सर लेकिन ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार है। गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की दी गई है, लेकिन करने वाले कौन है? उसका मतलब ये कि मॉनिटरिंग कौन कर रहा है कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? आज भी वहां की पोजीशन ये है कि जिसने मिलिट्री में सर्विस कर ली है, उसकी माँ के लिए ये कहा जा रहा है वो रिटायर होकर के आ गया है, कहीं किसी की बीवी नहीं है, किसी का कोई नहीं है, किसी का बहन नहीं है, किसी के भाई नहीं है। जी। तो ये का नहीं मिलना। दो चीजें आरको साहब, दो चीजें। एक तो आपने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं है, ये इस पे हम भी जिक्र कर चुके हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब के परिवार के अगर लोग नहीं है, ये ऑब्जेक्शन हो सकता है आपका व्यवस्था पर, कि जिन लोगों ने इसमें काम किया उन लोगों का। लेकिन आप जो टारगेट कर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार जैसे बीजेपी की थी, आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं पहलू खां के मामले में क्या हुआ, तो क्या किया जाए इसमें कि अगर हिंदुओं के अगर कोई सर्वे है तो केवल हिंदू करें, मुसलमानों का सर्वे है तो मुसलमान करें, ईसाइयों का हो तो ईसाई करें। फिर ये बात और नीचे आएगी कि आज एससी का सर्वे करना है तो एससी के लोग करेंगे, जाटों का सर्वे है तो जाटों को करना होगा, पंडितों का कोई सर्वे है तो ब्राह्मणों की एक टीम बनेगी। क्या होगा इस देश का? नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा, आप इसको गलत दिशा में दिखा रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा, आपने जैसे पहलू का जिक्र किया है, पहलू का जिक्र किया है कि ये सारी चीजें इसलिए होती है कि जो भी हम देख रहे हैं कि सारी चीजें इसलिए होती है कि एक खास समाज के, एक खास उसके लोग जो हैं, मान लीजिए एक थाना है, उस थाने में सभी समाज के अगर लोग उसमें अब लगे हुए हैं तो एक दूसरे की कमजोरी को जानता है। अब आपने एक ही समाज के लोगों के हाथ में एक काम दे दिया या और उनके ऊपर सही मॉनिटरिंग नहीं हुई तो वो जो चाहेंगे कर देंगे, बाद में रोते रहना। आज हम इस फिक्र को, हम अपने समाज को जगा रहे हैं, अभी से ही जगा रहे हैं। शुरू कर दिया हमने कि भाई आपको 51 के कागजात तलाश करो, 71 के कागजात तलाश करो, ये 25-20 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर तलाश करो। लोग परेशान हैं कि साहब हमने तो आज तक सोचा ही नहीं था कि कोई हमें इन कागजों की हिफाजत करनी पड़ेगी, बल्कि हमने तो इन कागजों को कभी संभाल के नहीं रखा।
तो ये सब क्या है? एक आदमी जिसका यहां पैदा हुआ, उसका बाप यहां पैदा हुआ, उसका दादा यहां पैदा हुआ, आज उसके पास कागज नहीं है, आप निकाल देंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? सिर्फ कागज नहीं है इसलिए निकाल देंगे। तो ये तो जो इंक्वायरी कर रहा है वो तो कागज से ही करेगा, इसलिए कि उसको तो कागज गाइडलाइन उसको तो वही है, उसको तो कागज चाहिए। और सच्चाई ये है कि ऐसे बहुत परिवार हैं जो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है आइसन में, और उनको कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमसे ऐसी बात पूछी जाएगी या हमसे ऐसी बात डॉक्यूमेंट मांगी जाएगी। आज सोचिए मुल्क को किस जगह लगा दिया। आज मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां फिक्र नहीं है, वहां की चिंता नहीं है हमारी सरकार को कि भाई हम उसका सर्वे करा लें कितनी नौकरियां छूट गई है। लोग कह रहे हैं 10 लाख एक जगह छूट गई, 2 लाख एक जगह छूट गई, 25 लाख एक जगह छूट गई, कुल मिला के करोड़ों आदमी बेरोजगार है, उसकी चिंता नहीं है। डाटा बंद कर दिया तो अब उसकी चिंता नहीं है। चिंता है तो ये है कि साहब ये इसमें नेशनलिटी को तलाश करो कि कौन आदमी। लेकिन ये तो सर सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपको ताजा आपको वाकया बताता हूं। बंगाल के अंदर एमपी के यहां 300 बम मिले। अब बताइए वो ना बांग्लादेशी है ना कोई है, हिंदुस्तानी है, बीजेपी का एमपी है, 300 बम उसके घर में मिले। अब कौन है आतंकवादी? क्या कहेंगे इसके लिए? नेहरू साहब आप ये बताओ, यदि ये सपोज करो आप कांग्रेस इसको ले आती, सब कुछ काम करती तो बहुत अच्छा होता ना, बहुत होता। वो बम किसके लिए थे? घुसपैठिए यदि वो बम किसके लिए थे? इस पर कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे तो इस पर करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब और गरीब बात है। आपने आज इस मुल्क में आप लोगों ने क्या नाम लिखवाया उसमें जाकर FIR के अंदर? ऐसे नाम लिखे जो लिखे नहीं थे, जो लिखे उनको तो गिरफ्तार ही नहीं किया। जो लिखे वो कह रहा है कहानी के क्या बात कर रहे हो? करनी थी, बिल्कुल गलत बात है। NRC के मामले में मालूम पड़ जाएगा, दोबारा जाओ जांच हो रही थी के मामले में आप राजनीति धर्म की राजनीति। ये सारी की सारी आप लोगों की रणनीति है, कुछ नहीं है। ये आप यकीन मानिए जनता जान गई है आपकी पॉलिसी को। आपकी हालत ये है कि अगर बच्चे जो है लड्डू मांगे तो सालों को ऊपर काम उठा दो अचान पे, भूल जाए लड्डू मांगना, नीचे उतारो। हम रोजगार मांग रहे हैं, भुखमरी मिट्टी हो रही है, नौकरियां जा रही है, हम ये मांग रहे हैं। आप तो पहले इसकी तैयारी करो, पहले इसकी तैयारी करो, पहले इसकी तैयारी करो। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सरकार आप चला रहे हैं सर। आज नहीं कहेंगे किससे कहेंगे? आपने कहा 300 बम कौन से सांसद के मिले सर? 300 बम कौन से सांसद के मिले? कलकत्ता में मिले, अभी 2 घंटे पहले की खबर है। सांसद के घर में 300 बम मिले। योगेंद्र जी इसमें एक योगेंद्र जी खैर मैं लेकिन जिस हिस्से को लेकर बैठ रहा हूँ योगेंद्र जी मैं इसी पे बताना थोड़ा सा चाहता हूँ, जैसा जो इनकी है ना कि लोगों के पास कागजात की बात है। भारत में ऐसी हालत है कि गरीब आदमी कहाँ कागज रखेगा, उसकी झोपड़ी में रहता है। आज पश्चिम राजस्थान में आप जाइए, सुनिए एक बार सुनिए तो सही ना। अरे भाई साहब सुनो तो सही ना। अगर मैं आपको कहता हूं अगर राजस्थान में भी एक बार बोलता हूं, अरे एक बात सुनिए ना आपने, उसके बाद पहचान पत्र है। एक तरफ अगर आप सही है, अरे बात सुनो ना मेरी, अरे आप सुनो तो सही। मैं क्या कह रहा हूँ बात पहले आप अल्लाह कर रहे हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कल को राजस्थान में भी अगर आप मांगेंगे तो बहुत से राजस्थान में जो हिंदू लोग हैं ना, जो हमारे दूर दराज के रेगिस्तानी इलाकों में जिनके पास मकान नहीं है, जो खाना बदोश जिंदगी आज गडरिया लुहार है, लाखों में जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जाके मांगो तुम्हारी पैदाइशी के बर्थ में बता दूं किनके पास मिलेगा। मतलब आप उन्हें निकाल देंगे? आप निकाल देंगे क्या? मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने व्यवस्था करी? आपके देश में ये व्यवस्था थी कि जो पैदाइश जिस, अरे सुनो मेरा सवाल सुनिए, आज भारत में ये व्यवस्था 47 से थी क्या कि जो पैदा होगा उसका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगी सरकार? ये था क्या? जब आपने 47 के बाद जब ये जारी नहीं किया तो कहां से लाएगा कोई? 47 के वक्त देश में लागू कर दिया था क्या कि जन्म मृत्यु प्रमाण रजिस्टर देंगे लोगों को? ये देश की सरकारों ने नहीं दिया, आप नहीं थे, ये कांग्रेस सरकार थी। मैं कह रहा हूं अरे आप नहीं थे, कांग्रेस सरकार थी। क्या उसने देश में लागू कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति पैदा होगा उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसका रजिस्टर रखा जाएगा? दिया क्या आपने? आप इसकी व्यवस्था की क्या? आपने इसकी व्यवस्था की क्या? मैं कह रहा हूँ आपने जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं है लोगों के पास में, हालत है अभी भी नहीं है, जयपुर में नहीं है लोगों के पास। मैं जयपुर में बताता हूँ यहाँ नहीं है लोगों के पास। आप क्या बात कर रहे हो? मैं कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। अरे आप समझ गए ना समस्या क्या है? आप समस्या को समझ नहीं रहे ना। सुनिए ये घर जो है देखो, इसको इसका राजनीतिकरण करना एक अलग बात है, लेकिन यह जो डिमांड थी ना तो बीजेपी की डिमांड थी ना किसी दूसरे की डिमांड थी, ये असम गण परिषद का ऑब्जेक्शन था। वहां छात्र आंदोलन, वहां बड़ी
बड़े पैमाने परिषद के द्वारा उसका हुआ है, वो सही है, हुआ बहुत लंबे समय तक चला, आंदोलन चला वो, निगरानी में चल रहा है। और उसके बाद राजीव गांधी के साथ में समझौता हुआ है ये, और समझौते के बाद में लंबे समय तक चलता रहा, कभी ये कभी वो। मेरा जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या वास्तव में अब वक्त आ गया कि घुसपैठिए कोई भी हो कहीं पे भी, और ये जो एनआरसी की आवश्यकता पड़ी ये भी केवल बस उन लोगों के लिए कि जो वास्तव में घुसपैठिए रहे हैं। पर यह बात ठीक है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई खामी रही है। सुप्रीम कोर्ट की नीयत बिल्कुल ये नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये निर्देश है इसमें कि वास्तव में जो घुसपैठिए हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है वहां पे, उनको बाहर किया जाना चाहिए। और इश्यू भी यही था, सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही कह करके उसमें निगरानी याचिका जो दायर की थी उस वक्त, उसका भी मकसद यही था। आज अगर घुसपैठिए कहीं पे भी हो, कहा जाता है जैसे जयपुर में बकराना की बस्ती या कई कच्ची बस्ती, उसमें अभी आज बांग्लादेशी हैं, कई जगह पे हैं। देश में वोट की राजनीति की जगह सिक्योरिटी सिस्टम जो अगर हमारा कहीं कोलैप्स किसी की वजह से हो रहा है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। मैं एक बार वापस धर्मवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, मकसद तो देखिए यही था, लेकिन अब यह मामला उलझ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जिन हाथों में जाता है उन्हें अब वो कहां उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या वो कहीं लापरवाही रखते हैं, तो एक बड़ी चौंकाने वाली और मैं कहूंगा कि एक लचर व्यवस्था को हम देख रहे हैं। एक भय और एक तनाव का माहौल बना है उससे। जैसे आरको साहब ने कहा कि हम अभी से कह रहे हैं लोगों को कि भाई अपने रेजिडेंशियल प्रूफ और ये सारी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दो, पता नहीं कब कहां क्या किस तरह की जरूरत पड़े। तो ये जो स्थितियां बनेंगी, इससे निश्चित रूप से देश के अंदर एक अलग चीजों का भी एक दौर चलेगा। अफवाह कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भावनाएं भड़काने का काम हो सकता है, भय का माहौल हो सकता है, तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। नहीं हो रहा है, ये तो सारा हो ही रहा है शुरू। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस देश पर, जैसा भी मैंने पहले कहा, कि दुनिया के जितने भी विकसित देश है वहां कोई घुसपैठिया प्रवेश नहीं कर सकता। यदि वहां जाना है कुछ लोगों को तो उसकी निर्धारित प्रक्रिया है। दुनिया में भारत एक ऐसा मुल्क है जहां लोग आराम से आ जाते हैं, आराम से रह जाते हैं और अपना पूरा जीवन गुजारते हैं। पनाहगाह बना दिया, पनाहगाह बना दिया। हालांकि जिस प्रकार को पॉलिटिसाइज किया गया है वो गलत है, क्योंकि राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने उनको पूरी तरह वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति का जन्म इस हिंदुस्तान में हुआ, जिसके पिताजी दादाजी 2-3 पुश्तें यहाँ रही और उनके बाद उनका नाम रजिस्टर में नहीं आता है, तो कोलाहल का वातावरण है और बड़ा ही भयावह माहौल है कि अब हमारे साथ वो लोग कहां जाएंगे। तो क्योंकि उनका मानना है कि हमने तो कई पुश्तें इस मुल्क में गुजार दी, कई पीढ़ियां यहां खप गई, अब हमारे साथ क्या होगा। तो ये वाजिब सवाल है, क्योंकि लंबे समय से अनुभव किया जा रहा है कि लोग आते हैं, आराम से पनाहगाह के रूप में रहते हैं, चले जाते हैं, विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक रोक, एक स्टॉप तो रहना ही चाहिए। कुछ मित्रों ने बताया कि बीजेपी ऐसा कर रही है, जबकि जो तथ्य हैं वो तथ्य कहते हैं कि जब इसका गठन हुआ या जब ये मांग चली 1985 में, जिस समय समझौता हुआ, उस समय बीजेपी बहुत ही शैशव अवस्था में थी। उनके मात्र 2 MP लोकसभा में हुआ करते थे। जो असम गण परिषद के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जो छात्र राजनीति से आए थे, निकले थे वो, और उसी से वो मुख्यमंत्री बने। ये यदि किसी के दिमाग में उस दौर में आया तो प्रफुल्ल कुमार महंत के दिमाग में आया कि लोग आते हैं, यहां रहते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, आखिर सिलसिला कहां तक चलेगा, कहां तक थमेगा। एक स्टॉप तो रहना चाहिए। बाद में बताया गया कि समझौता भी हुआ, वो चलता रहा, लेकिन मेरा इसमें मानना है कि जिस प्रकार का एरर आया है, पहले आपने 40 करोड़ बताए, 40 लाख बताए, फिर वो 19 लाख पर आ गए। जो लोग यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, अपने माता पिता के नाम नहीं है, बच्चों के नाम है, कई जगह माता पिता के नाम है लेकिन बच्चों के नाम नहीं है। तो ऐसे हस्बैंड का, वाइफ का नहीं है। ऐसे में बुनियादी सवाल है कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा एरर है और एरर के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तो ऐसे में इसको एक बार दुरुस्तीकरण का दौर चलना चाहिए। और जो भी लोग वहां रह रहे हैं, मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया से भी बड़ा ही एक तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है। लोगों में डर का, भय का, असुरक्षा का माहौल उनको दिखाया जा रहा है कि ऐसा किया जा रहा है, पूरे मुल्क में ऐसा किया जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो भी अपने पास प्रूफ है, जिस तरह का भी प्रूफ है, मान लो अपने पास, अपन ने 1977 में वोट दिया तो अपने पास वोटर ID नहीं है, लेकिन वो
वहां के जिला कलेक्टर के ऑफिस में मिल जाएगी। आप जिस मकान में रह रहे हैं, आप जिस मकान में रह रहे हैं, उस मकान की रजिस्ट्री होगी, उसका पट्टा होगा आपके पास। ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी मकान में रहे और पट्टे को ही फेंक दे। ये संभव नहीं है कि रजिस्ट्री कराए और उस रजिस्ट्री को वो कहीं और किसी व्यक्ति के रख दे, बच्चों के हाथों में दे दे। वो उनका प्रूफ है, उस प्रूफ को आधार बनाकर वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। वो जो न्यायालय स्थापित किया है उसमें अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, लेकिन वहां गरीबी का भी लोग दंश झेल रहे हैं। लोग इतने समृद्ध नहीं है कि अपनी नागरिकता सिद्ध कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। ऐसे में वहां का जो प्रशासन है वो मानवता का व्यवहार करे, उनसे बातचीत करे, वे कौन सा प्रूफ है, किस प्रकार डायलॉग किया जा सकता है, किस प्रकार समस्या का हल किया जा सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए ये जो सर्वे हुआ है वहां पे एनआरसी का, ये बाकायदा आप उसी पैटर्न पे जाइए जैसे जनगणना होती है। लोकल स्टाफ होता है, उसमें लोकल स्टाफ को या तो पहले से हिदायत होनी चाहिए थी कि लोगों के साथ में उस तरह का व्यवहार रखें, क्योंकि ये तो संभव कैसे हो सकता है कि जो 3 पीढ़ियां, जो आप भी मानते हैं, हम सब लोग भी मान रहे हैं कि 3 पीढ़ियों से जो लोग रह रहे हैं, नीचे किसी के पास में स्टूडेंट आज कोई है तो क्या प्रूफ देगा? अपने बाप का देगा, बाप अपने बाप का देगा या उस मकान का देगा। लेकिन अगर वहां भी अगर खारिज किया जा रहा है तो बड़ा एक मुझे लगता है कि चिंता का विषय है ये। और चिंता के साथ साथ चिंता उस बात की है कि हमारा मकसद तो ये था कि घुसपैठियों को रोकना, लेकिन आप एक दूसरी चीज को, एक भय के माहौल को, क्योंकि जैसे अब आवश्यकता जयपुर में नहीं है, जयपुर में आज भी बगराना बस्ती के अंदर कई बार पकड़े जाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वहां पे। आपको ध्यान होगा एक बार रेलवे स्टेशन के पीछे एक बस्ती, जिसमें रेलवे लाइन के बराबर लाइन के पास में बस्ती, उसमें बांग्लादेशी, और जब पुलिस वाले वहां पे किसी को पकड़ने के लिए गए तो वहां पथराव हो गया, एक एडिशनल एसपी का सर फोड़ दिया गया। तो ये आपराधिक घटनाएं, गैंग्स पकड़ी गई हैं। और एक ये बड़ा चर्चित रहा है कि एक कोई टुंडा थे एक बांग्लादेशी, उन्होंने तो बम ब्लास्ट के अंदर उनका हाथ रहा। तो ये जो चीजें हैं, इश्यू ये नहीं है कि केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि अगर वास्तव में कोई अवांछित संदिग्ध अगर कहीं पे भी कोई हो, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो वहां पे भी, लेकिन 3 पीढ़ी से अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से रहने वाला कोई हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, अगर उनके घर में कोई इस तरह का कोई अवांछित तत्व हो गया, पूरे परिवार को, पूरी कौम को आप खराब नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति, मुझे जो लगता है इसमें भय का माहौल, थोड़ी राजनीतिक संयमता इसमें होनी चाहिए। अभी वक्त वहां पे ऐसा है कि कोऑपरेशन होना चाहिए वहां पे। अगर वास्तव में जायज रूप से कोई व्यक्ति रह रहा है, उसके साथ नाइंसाफी ना हो, ध्यान इस बात पे होना चाहिए। अभी मैच केवल एक बात चल रही है कि बीजेपी ने टारगेट किया है, मुसलमानों को टारगेट किया है, मुसलमानों के दिल और दिमाग में एक बात बैठाई जा रही है। ये मुझे लगता है बहुत गलत परंपरा है। सही सही है, गलत गलत है। अगर कोई वास्तव में घुसपैठी है जिसकी वजह से देश को खतरा हो सकता है, क्यों मकसद भी इसका यही था, हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए और ना किसी को डरने की आवश्यकता है, ना किसी को भय का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है, जो निर्देश है उसमें है कि घुसपैठिए जो है, जिनका कोई संदर्भ नहीं रहा है यहाँ पे, उनको बाहर किया जाना चाहिए। भंवर सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी, क्योंकि आप भी इस देश के एक नागरिक है, मैं जानना चाहता हूं वास्तव में इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण ज्यादा किया जा रहा है और सच्चाई कुछ अलग है। देखिए, हकीकत में जो अभी आपने भी कहा हमारे कि उसको पूरा डेप्थ तक जाना ही होगा हमको, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको बताऊं, ये सीमा जो थी ना बांग्लादेश की, ये बहुत दिनों तक खुली रही है। ये सरकारों ने खुली रखी, आना जाना था, गांव बिल्कुल नजदीक थे। अभी मोदी जी ने 80 गांव बांग्लादेश को दिए, 20 गांव अपने लिए उन्होंने कि ठीक है एक्सचेंज करो, उनको ज्यादा दिए, अपने को कम लिए। ये क्यों एक्सचेंज हुआ है? किसी कारण से कि वो लोग हमारे थे। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्य जितने भी हैं, म्यांमार वगैरह, ये इन सब की सीमाएं हमारे खुली हुई थी। बर्मा की सीमा, आपको पता, सुभाष चंद्र बोस ने तो बर्मा से अपना पूरा कार्यक्रम शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वहीं से उन्होंने आजाद हिंद फौज तैयार की थी। तो ये भारत के हिस्से रहे हैं शुरू से, आजाद हिंद फौज का निर्माण ही बर्मा में हुआ, तो वहीं से उन्होंने पूरा टारगेट चलाया था। तो ये जो हिस्से हैं, ये ऐसे रहे कि आना जाना था बिल्कुल एकदम देश के अंदर। उस पर बहुत सालों तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से लोग क्या है, वो हिस्से के जो लोग गरीब हैं, काम जिनको वहां रोजगार नहीं मिला, वो यहाँ आगे खाना बदोश लोग है ना,
वही इधर उधर डाइवर्ट होते हैं। जैसे आप देखते हैं गरीब लोग हैं, आज जयपुर में रोजगार नहीं मिल रहा, वो दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली में नहीं मिला बंबई चले जाते हैं। आज हमारे भी बहुत से लोग हैं राजस्थान के, वो जाकर के कर्नाटक में नौकरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि जीवन उपार्जन करने के लिए। ऐसे वो लोग जब सीमा खुली थी, आज अभी इस समय भी नेपाल में हमारे बीच में लाइसेंस वो नहीं है, पासपोर्ट, हम एक दूसरे के देश में, हमारी आईडी पे नेपाल हमको एंट्री देता, भारत के निर्वाचन आयोग का जो कार्ड है हमारा उस पर एंट्री देता, आधार नहीं देखता, केवल भारत सरकार का निर्वाचन का वो देखता। मैं जाके आया नेपाल, केवल एक कार्ड आपका देखा और आपको एंट्री दे दी। तो ये जो स्थिति है ना, ऐसे नेपाल के लाखों लोग भारत में आए हुए, तो इसमें बहुत गंभीरता से निर्णय, ये बात ठीक है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। कम्युनिस्ट पार्टी ये कभी नहीं कहती कि कोई आतंकवादी देश में आके रहे या कोई घुसपैठिया ऐसा व्यक्ति देश में आके रहे जो देश को हानि पहुंचाए। वो तत्व कोई भी हो सकते हैं, उन सबको सरकार की जिम्मेदारी है, उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उनको जेलों में डालना चाहिए। अगर वो बाहरी है तो बाहरी जेलों में उनको भेजना चाहिए, बॉर्डर पार कराने चाहिए। बहुत बार पुलिस ने बॉर्डर पार बांग्लादेशियों को करवाया, जयपुर से करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं, होना चाहिए उसमें। लेकिन जो लोग यहां पैदा हुए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति, भारतीय सेना में बहुत बड़े पदों पर रहने वाले हमारे सैनिक है जो पेंशन ले रहे हैं वर्तमान में, लेकिन नाम नहीं है उनका, तो ये कैसी विडंबना है? इसको तो देखना ही होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, उसी के आधार पर काम हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, इसका वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए वो इसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रही है, और नहीं बोल रहा कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो बेवजह इसका फायदा उठाने के लिए देश में उसको लेकर के बोल रही, बीजेपी नहीं बोल रही, असम गण परिषद नहीं, असम गण परिषद अब नहीं बोल रहा, अब नहीं बोल रहा। मुझे अब तो बीजेपी खुद ये कह रही है ये ठीक नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में किसने बात कही है? किसी ने नहीं, हिंदुस्तान में अभी दिल्ली के जो अध्यक्ष है बीजेपी के, सुनिए बीजेपी, अरे एक मिनट जवाब दे रहा हूँ मैं, रुको अभी के लिए बात, अरे एक मिनट सुनो तो सुना, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अरे सुनो ना, तो अभी बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष है, दिल्ली के अध्यक्ष है, उन्होंने कैसे मांग रखी? अरे एक मिनट, लोगों को बेचैन करने के लिए, अरे एक मिनट सुनो, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो निभाने नहीं रहे। अभी दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष को कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? बीजेपी अध्यक्ष कैसे मांग कर रहा है एनआरसी की जांच की यहाँ भी करी जाए? इसका मतलब आप राजनीतिकरण कर रहे हो ना, बिठाया हमने, आप भी कर रहे हो राजनीतिकरण। बिठाया किसने? बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली वाले ने भी कैसे बोला है? अरे हमारी कोई सरकार नहीं है, सब कुछ ये वोटिंग, ये वोटिंग के झगड़े हैं, ये वोटिंग के झगड़े हैं, ये पार्टियों के झगड़े हैं जो जनता भुगत रही है बेचारी। जिन पार्टियों का आप, ये पार्टी रूलिंग हो जाती है, दूसरी पार्टी को डिस्कस करती है, वो आ जाती है, उसको करके लगती है। तो बस ये वोटिंग का ही सारा झगड़ा है और मुल्क के लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। ये सारा का सारा वोटिंग का झगड़ा है। क्यों साथ दे रहे हो ना? आसाम गण परिषद क्या थी, जब वो जीत नहीं रही थी तो उन्होंने एक इश्यू खड़ा कर दिया कि साहब इनको निकालो, इसको निकालो, इनको निकालो, क्यों उनके अपनी कमी थी? तो ये सारा का सारा वोटिंग का खेल है, ये वोटिंग का खेल है। नहीं, जनता परेशान हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है वो लागू हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का अध्यक्ष ये बोलता है तुरंत 31 तारीख को, जिस दिन ये डाका है, दिल्ली में भी लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया दिल्ली में होना चाहिए। आप बयान दे रहे हो, दिल्ली का बीजेपी अध्यक्ष बोल रहा है क्योंकि चुनाव होने वाले दिल्ली में, तो आप पोलराइजेशन बीजेपी कर रही है ना। अगर वास्तव में किसी को जरूरत है, बीजेपी का नाम लोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। अब ठीक है, हमें डर नहीं है इन चीजों से, वो कोई हमें कोई डर नहीं है इस बात से, वो सही बात है, ये तो टैग देते ही है। आज भारतीय जनता पार्टी, इनकी आईटी सेल लगातार इसको चला रही है, लगातार चला रही है, और कोई पार्टी नहीं चला रही। हम कब कह रहे हैं कि अगर कोई आतंकवादी है तो पकड़ा ही जाना चाहिए ना, कोई तकलीफ नहीं है। हम उसका कभी नहीं संरक्षण की बात कर रहे हैं कि किसी आतंकवादी का, किसी गुंडे को आप पकड़िए। बाहरी लोग अगर आके देश में घुसपैठ कर रहे हैं, पकड़िए ना, कौन मना कर रहा है? आज अगर पाकिस्तान सीमा से आतंकवादी आ रहे हैं, आप एनकाउंटर करके मारिए ना, कौन मना कर रहा है? मारो उनको, बिल्कुल मारना चाहिए। 71 में आगे उनका क्या करती सरकारों ने? अब एक बात सुनो, 71 में अगर कोई शरणार्थी आ गया है, आप कैसे कर दोगे बाहर एकदम? हम तो यही तो कह रहे हैं, भारत ने ही उसके टुकड़े करे पाकिस्तान के रूप में रहूं ना। अरे शरणार्थी तो बहुत सारे हैं, तो उनका तरीके से और क्या कर रहे हैं? यही तो चीज तो कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के? आप क्यों कह रहे हो ये बात? आप पोलराइजेशन कर रहे हो इसलिए। 1985 एग्रीमेंट किसने किया? ये सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ना, तो आप क्यों बीच में पार्टी बन रहे? कांग्रेस ने किया ना। आप क्यों हल्ला कर रहे हो? आपके लिए तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया हो गया, आपको कुछ नहीं फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ खोदा पहाड़ और निकली चुहिया हो गई। आपने तो 1 करोड़ लोग हैं, पहले आपका बयान है, भारतीय जनता पार्टी के बयान थे 1 करोड़ से ज्यादा लोग बांग्लादेशी घुसे हुए, तो आपकी बातें सब झूठी हो गई है। घुसाया किसने? किसी ने नहीं घुसाए, किसी ने नहीं घुसाया, किसी ने नहीं घुसाया। अरे भारत सरकार ने पाकिस्तान को अलग किया। अरे पाकिस्तान के आज
है ना, आप पीएसए पे तो कह रहे हो ना। कहना चाहूंगा अशोक जी, एक बात कहना चाहूंगा, यह भी देखिए एक राजनीतिक बयान हो सकता है, कोई किसी को घुसाएगा नहीं, क्योंकि 71 के आसपास की जो पोजीशंस थी वो मैंने कहा ना कि ये जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, तो ये लड़ाइयां शुरू होती हैं। आज अगर पानी, पहले खूब नदियां बहती थी, सारी चीजें, कोई किसी पर ध्यान नहीं देता था, गांव में कौन आके रह रहा है, कौन जा रहा है, ऐसे देश की पोजीशन थी। आज केवल भारत की बात ना, विकसित राष्ट्रों के सामने भी बढ़ती पॉपुलेशन और घटते संसाधन एक चिंता का विषय है, और यही सबसे बड़ी वजह है। आपने जो कहा कि उस समय घुसाया किसने, ये बीजेपी का एक राजनीतिक बयान हो सकता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण तो सारी स्थितियां बन रही है। आज की जो बयानबाजी है वह भी यही एक बड़ा कारण है। 1951 में आ गया था। हाँ, मैं बात तो कह रहा हूं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मैं वही बात कह रहा हूं कि जो बयानबाजी है वो सियासी बयानबाजी हो सकती है। चिंता का विषय हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है। आपने जैसे कहा कि इनको घुसाया किसने, कोई पकड़ करके तो लेके नहीं आ रहा था, वहां से चले आप आइए, वोटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाइए और उसके बाद में आप बनने दीजिए हमारे को। क्योंकि अगर ये स्थितियां होती सर, तो वहां पे सरकारें फिर लंबे समय से चलती रहती। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वास्तव में अगर सिक्योरिटी सिस्टम हमारा कहीं पे किसी हित से टकराता है, उस हित को छोड़ना चाहिए। सिक्योरिटी सिस्टम देश का पहले है, और वहां जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो बनाई हुई हमारी बयानबाजी के कारण ही है। कितने लाख लोग हो सकते हैं, बाद में कम हो रहे हैं, इसका नाम है उसका नाम नहीं है, एक भाई का नाम है दूसरे का नहीं है, एक ही माँ बाप की औलाद है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, इसी से भय व्याप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हो चाहे किसी सेल के जरिए हो, वक्त ये नहीं है कि आप इन चीजों को एक ब्लास्टर स्टेज पर लेकर के जाएं। वक्त इस बात का है कि वहां जो स्थितियां हैं उनमें सिंपैथी होनी चाहिए। वास्तव में कुछ लोग जायज तरीके से हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो, ख्याल इस बात का होना चाहिए और देश की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।